हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी दोस्तों, बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में, और जिसके अति महत्वपूर्ण 50% हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे, साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 351 नंबर। क्या है कि सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों, किसी देश का विकास किस चीज पर आधारित निर्धारित करते हैं? ए प्रति व्यक्ति आय पर आधारित, या फिर बी औसत साक्षरता स्तर, या फिर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर। निम्नलिखित में से किस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी खनिज तेल, सी प्राकृतिक गैस, या डी सौर ऊर्जा। तो दोस्तों, यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 353 नंबर। विश्व बैंक विकास के मापदंड के रूप में कौन से पहलू को प्रमुखता देता है? कौन से दोस्तों? ए आय, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए आई। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 354 नंबर। लोगों का वह समूह जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से समान विचारधारा के आधार पर संगठन बनाता है कहलाता है? ए राजनीतिक दल कहलाता है, बी हित दिल समूह कहलाता है, या सी दबाव समूह कहलाता है, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऐसे समूह राजनीतिक दल कहलाते हैं। ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? राजनीतिक दल कहलाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 355 नंबर। निम्न में से राजनीतिक दल का प्रमुख अंग है। राजनीतिक दल का प्रमुख अंग क्या है दोस्तों? ए राजनेता हैं, बी सक्रिय सदस्य हैं, या सी अनुयायी हैं, या डी सभी। दोस्तों, ये सारे राजनीतिक दल के प्रमुख अंग हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 356 नंबर। बहुजन समाज पार्टी की विशेषताएं हैं। बहुजन समाज पार्टी की विशेषताएं हैं, क्या है दोस्तों? ए दलित एवं आदिवासी हितैषी हैं, या फिर बी धार्मिक तथा अल्पसंख्यक हितैषी हैं, या सी पिछड़ी जातियों एवं कमजोर वर्ग की हितैषी हैं, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी विशेषता किसकी हैं? बहुजन समाज पार्टी की विशेषताएं हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 357 नंबर। ममता बनर्जी किस पार्टी की संस्थापक हैं? ए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी शिवसेना, या डी डीएमके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमको पता है कि ममता बनर्जी हैं जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की संस्थापक हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 358 नंबर। इनमें से कौन जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? ए काशीराम है, बी शाह महाराज हैं, या फिर सी ज्योतिबा फुले हैं, या फिर डी BR अम्बेडकर हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम है। कौन है दोस्तों? काशीराम। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 359 नंबर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? यह बहुजन समाज, या बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, या सी समग्र मानववाद, या फिर डी आधुनिकता। दोस्तों, यहाँ हमको पता होना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, समग्र मानववाद। समग्र मानववाद। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 360 नंबर। सन 2004 में चुनाव में लोकसभा भारत के कितने प्रमुख गठबंधन थे? तो दोस्तों, 2004 के समय जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें भारत में कितने प्रमुख गठबंधन थे? ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, बी वाम मोर्चा, या सी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सारे गठबंधन थे। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 361 नंबर। बहुजन समाज पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं कौन से? साहू महाराज,
या फिर बी मायावती, सी पेरियार रामास्वामी, डी महात्मा फुले या ई बी आर अम्बेडकर और एफ उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी से संबंधित हैं, तो यहाँ हमारा एफ ऑप्शन राइट मान लेते हैं, एफ ऑप्शन राइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 4 ऑप्शन आते हैं लेकिन यहाँ पर हमने पूरे दे रखे हैं, तो इसमें से कोई भी आ जाए तो आपको उस हिसाब से ठीक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 362 नंबर। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का गठन कब हुआ? इस पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1885, बी 1925, सी 1964 या डी 1980। दोस्तों इसका गठन हुआ था बी 1925। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 363 नंबर। निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य है। दोस्तों राजनीतिक दल का क्या कार्य है? ए चुनाव लड़ना, बी नीतियाँ बनाना, सी सरकार बनाना या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कार्य कौन करते हैं? राजनीतिक दल करते हैं, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 364 नंबर। ठीक है दोस्तों, 2019 में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या थी। दोस्तों 2019 में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? ए 8, बी 5, सी 9 या डी 6। दोस्तों 8 थी। कितनी थी दोस्तों? ए 8। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 राजनीतिक दलों की संख्या थी सन 2019 में। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 365 नंबर। ठीक है दोस्तों, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? दोस्तों किस देश के अंदर जो कि द्विदलीय व्यवस्था है वहाँ पर 2 ही दल पाए जाते हैं? ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी पाकिस्तान। तो दोस्तों ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर कितनी दलीय व्यवस्था है? 2 दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 366 नंबर। एक दलीय व्यवस्था वाला देश है। दोस्तों ऐसा भी देश है जिसके अंदर एक ही दल जो कि राजनीतिक दल वहाँ पर क्या करता है? देश चलाता है। तो ए ऑप्शन भारत, बी पाकिस्तान, सी ब्रिटेन, डी चीन। दोस्तों ऐसा देश कौन सा है? तो डी चीन। तो ये चीन एक प्रकार का ऐसा देश है जो कि एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 367 नंबर। जिस दल के हाथ में सत्ता रहती है वह दल कहलाता है? ए छाया दल, बी विरोधी दल या सी सत्ताधारी दल या डी विपक्षी दल। तो दोस्तों वह दल कहलाता है सी सत्ताधारी दल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 368 नंबर। भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ए भारतीय जनता पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या सी असम गण परिषद या डी बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों सबसे पुराना राजनीतिक दल है वो बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 369। ठीक है दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने एवं सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी पार्टी आपस में मिल जाती हैं, आपस में हाथ मिला देती हैं, तो उस समय हमें उसको क्या बोलेंगे? दलीय गठबंधन, सामाजिक समूह या फिर प्रगतिशील समूह या फिर धार्मिक समूह। दोस्तों ऐसे को हम बोलते हैं गठबंधन, अतः दलीय गठबंधन। क्या बोलते हैं? दलीय गठबंधन। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 370। ठीक है दोस्तों, ममता बनर्जी किस पार्टी के संस्थापक हैं? दोस्तों ममता बनर्जी किस पार्टी की संस्थापक हैं? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की, बी भारतीय जनता पार्टी की, सी शिवसेना की, डी डीएमके। दोस्तों ममता बनर्जी जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की संस्थापक हैं, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 371 नंबर। ठीक है दोस्तों, 371 नंबर। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मान्यता और चुनाव चिन्ह प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दोस्तों ये सब चुनाव चिन्ह है या फिर उस राजनीतिक दलों का पंजीकरण है, मान्यता देती हैं, ये सब कार्य कौन सी संस्था करती है? ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय या सी राष्ट्रपति या डी भारतीय निर्वाचन आयोग।
दोस्तों ये कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग का होता है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 372 नंबर। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी, कब छपी थी दोस्तों? ए 1018 ईस्वी, बी 908 ईस्वी, सी 968 ईस्वी, डी 868 ईस्वी। दोस्तों यह हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है, 868 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये डायमंड सूत्र पुस्तक छपी थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 373 नंबर। सन 1811-12 में भारत में कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा जो कि 33% था वो 1850 व 51 में घट कर रह गया। कितना रहेगा दोस्तों? ए 30%, बी 20%, सी 3% या डी 13%। दोस्तों वो 1850 व 51 के अंदर घटकर कितना रहेगा? 3%। कितना रहेगा? 3%। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 374 नंबर। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण परिषद के क्या कार्य है? ए परिषद उपभोक्ताओं का संरक्षण का कार्य करती है। परिषद क्या करती है? उपभोक्ताओं के संरक्षण का कार्य करती है। बी और क्या हो सकता है? ये उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। मुकदमा दर्ज कराएं, ये भी उस उपभोक्ताओं को क्या करती हैं? सहायता करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। तो ये 2 कार्य हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद के। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 375 नंबर। बाजार में उपभोक्ता शोषण के 3 प्रकार बताइए। तो बाजार में उपभोक्ताओं को किस प्रकार से शोषण किया जाता है? कोई 3 शोषण ऐसे बताइए। किस प्रकार से करते हैं? उत्तर जानिए दोस्तों। ए दुकानदार द्वारा उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूलना। कोई भी सामान लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें हमें क्या अधिक मूल्य हमसे ले लेता है, तो ये एक प्रकार से उपभोक्ता का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। और क्या है? उपभोक्ताओं को कम वजन देना। कोई चीज़ हम तोल के लेते हैं तो उसका वजन कम देता है, ये भी एक प्रकार से हमारा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। और क्या है? उपभोक्ताओं को घटिया या पुरानी वस्तु देना। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, वो दे देते हैं, ये भी एक प्रकार से उपभोक्ताओं का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों ये सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो आपको अच्छे से याद करने हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं जो भारत में इसकी भूमिका बताइए। दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं और भारत में इसकी क्या भूमिका है? तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में लाभ के उद्देश्य से व्यापार एवं उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। दोस्तों ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के अंदर अपने लाभ प्राप्त करने के लिए उस देशों के अंदर व्यापार करती हैं, उत्पादन करती हैं, ऐसी कंपनियां क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अब इन भारत में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है, ये भी हम जान लेते हैं। पहली दोस्तों, विदेशी निवेश में वृद्धि। विदेशी निवेश में क्या होती है? वृद्धि, जिससे उद्योगों की स्थापना हुई है और जिससे निवेश बढ़ा है। ये भारतीय कंपनियों की भारत में इन कंपनियों की भूमिका है। क्या है? विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे उद्योगों में क्या हुई? स्थापना हुई है और जिससे क्या हुआ? निवेश बढ़ा है। और क्या हुआ? नवीन तकनीकी का आगमन हुआ है। नवीन तकनीक का क्या हुआ है? आगमन हुआ है। ये कंपनियां उत्पादन हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग करती हैं, जिससे श्रम व समय दोनों की बचत होती है। और क्या करती हैं? रोजगार में वृद्धि और नए उद्योगों की स्थापना से युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलते हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रही हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 377 नंबर। ठीक है दोस्तों, भारत में कार्यरत 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? एक होगी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, एक कोका कोला, जो कि कैसी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि भारत में काम कर रही हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 378 नंबर। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति संलग्न होते हैं। दोस्तों कोई भी कार्य करते हैं उसमें आवश्यकता से अधिक अगर व्यक्ति कार्य करते हैं तो इसे हम छिपी हुई अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कैसे? जैसे सर
इसमें कुछ लोगों को वहां से अगर स्थानांतरित कर भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 379 नंबर, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्पादित वस्तुओं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करता है अतः उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है, इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 380 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 381 नंबर, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, किसी समय अवधि में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल प्रवाह मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 382 नंबर, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उन विभिन्न प्रणालियों एवं संगठनों के समूह का समन्वय जो लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। उन विभिन्न प्रणालियों एवं संगठनों के समूह का समन्वय जो क्या करती हैं, लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं अर्थात वे क्या कहलाती हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 382 नंबर, विकास किसे कहते हैं। दोस्तों विकास किसे कहते हैं, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के आर्थिक स्तर में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार हो जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझना है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, लोगों के आर्थिक स्तर में मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से क्या हो, सुधार हो जिससे उनका जीवन स्तर क्या हो जाए, ऊंचा हो जाए। अगर तो ये क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 383 नंबर, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है। दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है, उत्तर क्या है, सरकारी फैसलों में पारदर्शिता द्वारा लोगों की भागीदारी में वृद्धि के द्वारा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाकर। तो लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है दोस्तों, सबसे पहले सरकारी फैसलों में क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। ठीक है, और लोगों की भागीदारी में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं क्या होना चाहिए, मजबूत बनाकर हम लोकतंत्र को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 384 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां को बेहद घातक है। दोस्तों ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत ही घातक हैं, कौन सी हैं, ए भ्रष्टाचार है, और कौन सी है, 2 नंबर जातिवाद है, 3 नंबर क्षेत्रवाद है, सी नंबर 4 नंबर क्या होगा, भाषावाद है, और 5 नंबर आतंकवाद है। ये बहुत बड़ी विशेष समस्याएं हैं जिसके कारण लोकतंत्र के क्या है, बहुत ही घातक सिद्ध हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 385 नंबर, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखी। ऐसी कौन सी 2 चुनौतियां जो लोकतंत्र के लिए हैं, एक तो लोकतंत्र को विस्तार की चुनौती और एक लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ये मुख्य रूप से 2 चुनौतियां हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 386 नंबर, लोकतंत्र का क्या परिणाम होना चाहिए। लोकतंत्र का क्या परिणाम होना चाहिए, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार हो जो संविधान की माने तथा लोगों के प्रति जवाबदेही हो, इस प्रकार के लोकतंत्र का परिणाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार हो जो क्या हो, संविधान को माने तथा लोगों के प्रति क्या हो, जवाबदेही हो। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 387 नंबर, बैंकों के कार्य। दोस्तों बैंकों के क्या कार्य, जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण, व्यय कोष का हस्तांतरण, ये मुख्य रूप से किसके कार्य, बैंकों के कार्य हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 388 नंबर, 2 तानाशाही देशों के नाम बताइए। कौन से, एक दक्षिण कोरिया हो गया और दूसरा चीन, ये 2 ऐसे देश, कैसे देश हैं, तानाशाही देश थे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 389, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए
जहाँ पर लोकतंत्र मजबूत एवं सफल है। ऐसे देशों के नाम बताइए किन्हीं दो जहाँ पर लोकतंत्र क्या है, बहुत ही मजबूत और क्या है, सफल हैं। एक भारत मान लो, एक भारत हमारा जो कि लोकतंत्र बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है और बहुत ही अच्छा मजबूत भी है। और क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और इंग्लैंड हो गया। तो ये हमने 3 देशों के नाम बता दिए जो कि क्या है, लोकतंत्र मजबूत भी हैं और वहाँ पर सफल भी हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 390 नंबर, लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। लोकतंत्र की परिभाषा बताइए क्या है। तो दोस्तों अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो ठीक है दोस्तों, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दोस्तों 391 क्या है, बाम सेप क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। दोस्तों बाम सेप क्या है, बाम सेप का पूरा नाम क्या है, बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट अप्लाइड फेडरेशन, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। और ये क्या है, ये एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये संगठन जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। और क्या है, यह संगठन मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता को हासिल करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गए। और ये इसकी किस प्रकार का संगठन है, तो इस सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए, बाम सेप किस प्रकार का संगठन है, एक सरकारी कर्मचारी का संगठन है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 392 नंबर, नेपाल तथा बोलिविया के आंदोलनों में क्या समानता है, समानता को लिखिए। क्या है दोस्तों, नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना था, जबकि बोलिविया के आंदोलनों का लक्ष्य लोकतंत्र को सुदृढ़ करना था। तो ये इसका एक अंतर हो गया। नेपाल का आंदोलन सरकार के राजनीतिक स्वरूप के विरुद्ध था, जबकि बोलिविया का संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। ये मुख्य रूप से क्या हो गया, अंतर हो गया। दोस्तों ये समानता नहीं लिख के यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अंतर। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे, अंतर। ये दोनों में अंतर है मुख्य रूप से, ठीक है ना दोस्तों। बोलिविया व नेपाल के आंदोलनों का मुख्य रूप से क्या हो गया, अंतर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल दाता बोलिविया के जन संघर्षों में क्या समानता है। अब भाई समानता, पहले क्या था दोस्तों, उसके अंदर पहले में था क्या, अंतर, अब है समानता। नेपाल का आंदोलन व बोलिविया का जल युद्ध दोनों लोकतांत्रिक आंदोलन थे। कैसे थे, लोकतांत्रिक आंदोलन। और ये क्या है, दोनों संघर्षों में सफलता मिली थी, लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो ये होगी समानता। जबकि जो पीछे वाला क्वेश्चन था इसके अंदर ये क्या थी दोस्तों, ये यहाँ पर अंतर है, क्या है, अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिस्टेक है होगी प्रश्न के अंदर। ठीक है, ये हो गया नेपाल तथा बोलिविया के जन संघर्ष, ये दाता नहीं है, तथा है। ठीक है दोस्तों, तो तथा नेपाल तथा बोलिविया के जन संघर्षों में समानता। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 394 नंबर, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर लिखिए। दबाव समूह व आंदोलनों में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। दबाव संगठनों का आधार मजबूत होता है। दोस्तों क्या होता है, जो दबाव संगठन है उनका आधार क्या होता है, मजबूत होता है, जबकि आंदोलन में संगठन का क्या होता है, कमजोर होता है। और क्या है, दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, परंतु आंदोलनों में अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। ये अंतर हो गया। दूसरा, तीसरा क्या है, दबाव समूह के फैसले आंदोलनों के फैसलों की तुलना में लचीली होते हैं। क्या होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया। और क्या चौथा, दबाव समूह जनता की भागीदारी पर निर्भर नहीं होता है, जबकि आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 अंतर हो गए दबाव समूह आंदोलनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 395 नंबर, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है दोस्तों। उदारवादी लैटिन भाषा का शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष समानता। ये है उदारवादी राष्ट्रवाद से अभिप्राय। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्वतंत्र अर्थात क्या है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष समानता। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 396, क्या है, रूमानी वादे से आप क्या समझते हैं। क्या समझते हैं दोस्तों, ये हो गया एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये कैसा था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था।
एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद भावना अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। ये हो गया 96 क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 397। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि के प्रमुख क्या लिखने, उद्देश्य लिखिए। क्या है, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, और क्या है, नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना, और क्या है, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, और क्या है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए सभी बदलाव को खत्म करना। ये 21 मुख्य उद्देश्य हैं किसका, वियना संधि के। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 398 नंबर। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले वापस वस्तुएं सेवाएं मिलती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 399 नंबर। बिहार के लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। बिहार के लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। बिहार में प्राचीन काल से ही लोकतंत्र विद्यमान है। बिहार के वैशाली जिले में लक्षद्वीपों का गणतंत्र था, जो राज्य की शक्ति जनता के अंदर निहित थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए बिहार में लोकतंत्र की जड़ें ये इस प्रकार से गहरी हैं। क्या है, बिहार प्राचीन काल से क्या है, लोकतंत्र विद्वान था, जो और बिहार की वैशाली जिले में लक्षद्वीपों का गणतंत्र था, जो कि राज्य की शक्ति कहाँ निहित होती थी, जनता में। ठीक है दोस्तों, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन 400 नंबर। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था। ये था दक्षिण अफ्रीका से। किससे था, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, आज की यहाँ हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही अच्छे साबित होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।